जय हिंद जवानों। स्वागत है सभी का। भाग 1 भाग 2 के बारे में ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। भाग 1 है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 है नागरिकता। इन दोनों के बारे में हमने चर्चा तो कर ली है, लेकिन क्या है कि कुछ नागरिकता में ही बाद में कुछ संशोधन हुए। तो नागरिकता अधिनियम 1955 मतलब सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसको 1955 में लाया गया। इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि जितने भी नागरिकता के आर्टिकल्स हैं वो इसी से रिलेटेड थे। तो मैंने लगभग कुछ इसके बारे में बता दिया था, लेकिन इसके बाद भी कुछ इसमें छूट जाता है, तो इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, ये नागरिकता जो अधिनियम है ये या नागरिकता जो भी भाग है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये शायद मैंने पिछली वीडियो में बताया होगा, अगर नहीं बताया तो इधर से आप समझ लो। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया क्योंकि हमारा संविधान जब बना था तो करीब 60 देशों के संविधान का अध्ययन पहले किया गया। उसके बाद 60 देशों के संविधान के अध्ययन करने के बाद कुछ देशों से हमने संविधान के कुछ पार्ट्स लिए थे। तो ये वाला पार्ट जो है नागरिकता का, ये मैंने मतलब हमारे देश ने ब्रिटेन के संविधान से लिया था। यह अधिनियम 8 बार संशोधित भी किया जा चुका है। ये सबसे पहले संशोधित हुआ था 1957 में। 55 में तो ये आया ही था, और 57 में संशोधन हुआ, 60 में हुआ, 86 में हुआ, 92 में हुआ, 2003, 2005, 2015 ऐसे करके ये संशोधन होता रहा है। तो पहले हम जान लेते हैं ये क्या है। 5 प्रकार के हैं। 5 प्रकार में ये क्या है 5 प्रकार का है। उसमें पहला क्या है, जन्म के आधार पर नागरिकता। तो पहला तो यही है, जन्म के आधार पर नागरिकता। दूसरा है वंश के आधार पर नागरिकता। तीसरा है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। चौथा है देशीकरण द्वारा नागरिकता, आगे चर्चा करेंगे। अभी जस्ट 5वां है विदेशी भूमि के अर्जन द्वारा, मतलब कोई भी दूसरे देश की ज़मीन को हमने हथिया लिया और उस पर उनके लोगों को कैसे नागरिकता दी जाती है, उनके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। तो पहला क्या है, जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर क्या है, भारत में 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म हुआ, जन्मा हो जो भी, और माता पिता में कोई भी एक भारत का नागरिक होना चाहिए, तो जन्म के आधार पर आपको नागरिकता मिल जाएगी। इसमें देखो एक नोट क्या है, बहुत ही विशेष है, इस पर ध्यान देना है कि ये वहाँ लागू नहीं होता है जहाँ जन्म के समय शिशु के पिता किसी दूसरे देश या शत्रु देश की राजनीतिक हो और या फिर डिप्लोमेट हो, मतलब राजनयिक बोलते हैं ना, वो हो, या फिर शत्रुओं के अधीन भारत में किसी विभाग में जन्म लेने वाले बच्चे हों, तो उनको ये जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है। नंबर दूसरा है वंश के आधार पर नागरिकता। इसके बारे में देखते हैं। भारत के बाहर किसी अन्य देश 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो, यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो, तो आपको वंश के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। इसमें देखो कुछ पॉइंट हैं, तो वो जरूर देखना जरूरी है। भारत की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 92 में एक संशोधन हुआ था ना, तो वो यही है। ठीक है। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति मनुष्य नहीं है, गलत लिख दिया। वंश वंश के आधार पर ये मनुष्य नहीं होगा। वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता है यदि उसने जन्म के 1 वर्ष के अंदर अंदर भारतीय राजनयिक कार्यालय में जन्म का पंजीकरण नहीं, अगर पंजीकरण नहीं कराया है, या तो जो कार्यालय है वहाँ पे पंजीकरण करा दो जाके, या फिर केंद्र सरकार से सहमत, केंद्र सरकार के थ्रू, मतलब वो जो भी है 1 वर्ष। देखो क्या होता है कि जो टाइम पीरियड दिया है उसमें आपको पंजीकरण कराना ही आवश्यक है। अगर नहीं कराओगे तो फिर आपको वंश के आधार पर तो नागरिकता नहीं मिलेगी, आप किसी दूसरे रीजन से जा सकते हैं। ठीक है। तीसरा है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। अब पंजीकरण द्वारा नागरिकता क्या है, इसमें देख लेते हैं। हालांकि बताया हुआ है, फिर भी थोड़ा सा, ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक ना हो या भारत में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति यदि भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होना चाहता है तो उसे भारत में लगातार 5 से 7 वर्षों तक रहने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। मतलब अगर आप रहे हो तो कहीं ना कहीं तो आपके पास वो वीज़ा होगा। हाँ, वीज़ा नहीं होगा तो आपके पास आधार कार्ड तो होगा नहीं, क्योंकि नागरिकता मिली नहीं है। कहीं रह रहे होगे तो रेंट देते होगे उसका, और कहीं काम कर रहे होगे, किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो उसका
आपके पास कुछ ना कुछ तो साक्ष्य होगा ही होगा, तो आपको प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। और क्या है, ये देखो 86, ये पहले था ऐसे, अभी क्या है, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है 1986 में भी हुआ था ना संशोधन, तो उसमें उपरयुक्त निवास करने की मात्र 6, क्योंकि जब देखो पंजीकरण मैंने जो बताया था आर्टिकल में, उसमें क्या था कि पंजीकरण 6 महीने के लिए, आप अगर पाकिस्तान चले गए, उसके बाद आप आए, और उसके बाद आर्टिकल 6 में है ना पंजीकरण, तो उसमें क्या है कि आप गए और 6 महीने इधर रहे और आपने कर दिया। लेकिन 86 के बाद ऐसा नहीं है, 86 मतलब संशोधन हुआ, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें क्या है, आप अगर 6 महीने सॉरी 5 से 7 वर्ष आप रहोगे, आपको प्रमाण देने होंगे, तभी आपको पंजीकरण द्वारा नागरिकता मिलेगी। ठीक है। अभी चौथा नंबर क्या बताया था, देशीकरण द्वारा नागरिकता। किसी विदेशी नागरिक द्वारा भारत सरकार को आवेदन करके भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। उसकी निम्न शर्तें हैं, समझ गए ना। देखो, कोई विदेशी नागरिक भारत में आके कुछ भी मतलब भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। उसमें कुछ है, उसमें क्या है, वह जिस देश का नागरिक हो उसके नागरिकता का त्याग करना है, त्याग कर देना चाहिए। ठीक है। वह जिस देश का नागरिक है वहाँ पे भी देशीकरण द्वारा भारत को नागरिकों भारत के मतलब देशीकरण द्वारा नागरिकता लेने नागरिकों को नागरिकता लेने से रोका जाता हो तो नहीं दी जाएगी। वैश्वीकरण के आवेदन के तत्काल पूर्व कम से कम 1 वर्ष तक भारत में रहा हो, वह पूर्ण आयु क्षमता शरीर वाला व्यक्ति हो, संविधान में उल्लेखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति सकारात्मक आस्था व निश्चित रूप से निष्ठा का स्रोत लेना। देखो, किसी भी देश की अगर आपको नागरिकता चाहिए तो आपको उसके संविधान में निष्ठा रखनी ही रखनी होगी, और संविधान में निष्ठा रखे, राष्ट्र के प्रति भी सकारात्मक आस्था होना चाहिए। ऐसा नहीं आप इधर आए और कुछ ऐसा काम करने लगे जो आपका पूर्व पहले का जो राष्ट्र था उसको यहाँ की कुछ इन्फॉर्मेशन लीक करने लगे, तो आप राष्ट्रद्रोह का मामला लग जाएगा, और उसमें बहुत ही कठिन सज़ा होती है, उम्र कैद, और कभी कभी तो गायब भी कर दिए जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है, तो इसलिए जो नियम कानून दिए गए हैं उनका सही से फॉलो करें। ठीक है। 5वां क्या है, विदेशी भूमि मतलब राज्य क्षेत्र के अर्जन द्वारा, मतलब विदेशी भूमि पर को अपना के तो राष्ट्रीय वहाँ के जो भी नागरिक हैं उनको भी नागरिकता, जैसे सिक्किम को हमने 1975 में अपने मतलब सिक्किम खुद ही अपनी मर्ज़ी से मिला, पहले से राज्य बनाया गया, उसके बाद हमने कोई अटैक नहीं किया, उसकी मर्ज़ी थी मिली, तो उसके वहाँ के जितने भी नागरिक थे उनको भारत की नागरिकता दी गई है। तो इसमें देखो क्या है, यदि कोई नया राज्य क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित हो जाता है तो वह कर लिया जाता है, तो संसद द्वारा निर्धारित किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी। यह ऑलरेडी हम पीछे चर्चा कर चुके हैं आर्टिकल 3, 4 और 5 में, सॉरी आर्टिकल 2, 3, 4 में। तो 2 में है कि अगर आप किसी विदेशी भूमि को अर्जित करते हैं तो संसद में आपको साधारण बहुमत से विधेयक पारित कर दो, और वहाँ पे, और इसका क्या है, राष्ट्रपति भी विरोध नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा, विधेयक बन जाएगा और वहाँ के लोगों को नागरिकता मिल जाएगी। ऐसा था। जैसे देखो 1974 में है सैराग बिना पूरा, 1975 में सिक्किम को भारत का नया राज्य बनाया गया और सिक्किम के निवासी को नागरिकता दी गई। ठीक है। अभी कुछ ये तो भारत नागरिकता अधिनियम 1955 हो गया। इसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं उन पे और हमें चर्चा करनी ज़रूरी है। जैसे ये है NRI, नॉन रेजिडेंस इंडियन। इसमें क्या है, अनिवासी भारतीय हिंदी में बोलते हैं। ऐसे भारतीय नागरिक जो नौकरी और व्यवसाय के उद्देश्य से वर्ष में 182 दिन या उससे अधिक समय तक विदेशों में रहते हैं तथा भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं, NRI कहलाते हैं। ठीक है। तो जैसे बहुत से लोग दूसरे देश में दुबई जाते रहते हैं, हाँ, UAE जाते रहते हैं, वहाँ पे लोग काम करते हैं, तो यहाँ से वो वीज़ा लेके जाते हैं, वहाँ काम करते हैं और वापस आते हैं, ऐसे आना जाना लगा रहता है, तो उनको हम NRI बोलते हैं। बस उसका टाइम पीरियड थोड़ा याद रखना, 182 दिन है, उससे अधिक, उससे कम अगर रहे तो आप NRI नहीं कहलाएंगे। 181 दिन आप रहे वापस आ गए तो आप NRI नहीं कहलाएंगे, उससे ज़्यादा या तो 182 या उससे अधिक। ठीक है। और ये एक फॉर्म 6A है, इसके माध्यम से विदेश में रहने वाले सक्षम मतदाता आवेदन करके मतदाता सूची में अपना नाम भी मतलब आपको वोट भी करना है तो आप 6 अल्फा भरो और मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित करवा लो, वोट भी देने के लिए आ जाओ। ठीक है। दूसरा देखो PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय मूल के व्यक्ति। चलो इसको देखो, वे लोग जो स्वयं अथवा जिनके पूर्वज कभी भारत के नागरिक थे लेकिन वर्तमान में यह लोग किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए हैं। ऐसे व्यक्ति जो कभी भी भारत का पासपोर्ट धारक रहा हो या जिनके माता पिता दादा नानी में कोई भी भारत क्षेत्र का निवासी रहा हो, ऐसे क्षेत्र जो बाद में भारत का हिस्सा बन गया, वह भी व्यक्ति भारतीय मूल के व्यक्ति माने जाते हैं। ठीक है।
तो ये तो इतना सिंपल है, ये तो समझ में आ ही गया होगा। तो इसमें एक नोट है, ये ज़रूरी है। ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, चीन अथवा बांग्लादेश के नागरिक हैं अथवा कभी भी रहे हैं तो भारतीय मूल के व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। ये क्यों बताया गया? तो पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा था, श्रीलंका भी कभी ना कभी तो भारत का हिस्सा था ही। अगर इतिहास पढ़ोगे, इतिहास में हम जब शुरू करेंगे तो उसमें हम बताएंगे। नेपाल ये भी भारत का हिस्सा था, हमारे राजा लोग पहले थे पुराने, वो इस पर शासन। भूटान ये भी, अफगानिस्तान ये भी, चीन पूरा तो नहीं, बट हाँ चीन का कुछ हिस्सा, जैसे तिब्बत है अभी चीन का हिस्सा है, पर तिब्बत में हम कुछ समय पहले हमारे साथ था। उसके बाद बांग्लादेश तो भारत का ही पूरा था, बंगाल था। अभी इतिहास पढ़ेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बांग्लादेश कैसे बटा, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को अलग राष्ट्र बनवाया, 1971 वार हुआ। और कभी भी या अथवा इन देशों के कभी भी रहे हों तो वह भारतीय मूल के व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो भारतीय मूल के व्यक्ति समझ गए। उसके बाद आगे देखते हैं। PIO कार्ड मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एक कार्ड है, ये इशू किया जाता है। इसमें देख लेते हैं। 2002 ईस्वी में भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए भारतवंशी कार्ड की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इस कार्ड में निम्न सुविधा, मतलब जो भी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उनको एक सुविधा दी गई, उनको एक PIO कार्ड दे दिया गया। इनमें क्या सुविधा थी? भारत मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक व्यक्ति कार्ड जारी होने की तिथि से 15 वर्षों तक बिना वीज़ा, मतलब 15 वर्ष तक बिना वीज़ा के आ सकता है, जा सकता है भारत में। ठीक है, भारत में आने की तिथि 180 दिन। फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ये FRRO एक ऑफिस है, उसके पास पंजीकरण कराने की छूट दी गई थी। और देखो POI कार्ड जो है ना, POI कार्ड धारक जो NRI समान आर्थिक, मतलब NRI के ही समान इनको भी कुछ सुविधाएं दी गई हैं, आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक सुविधा प्राप्त। NRI की जैसे NRI बाहर काम करने जाते हैं, वैसे PIO तो दूसरे देश में रहते हैं, मतलब ये दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं, लेकिन भारत इनके मतलब जो आगे ऊपर बताया था ना, नाना नानी, दादा दादी, मम्मी डैडी जो भी हैं कभी भी भारत के नागरिक रहे हों तो उनको। पर इसमें क्या है, NRI क्या है, भूमि हम खरीद सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट इनको क्या है, भूमि यहाँ पे नहीं खरीद सकते हैं। अगर भूमि खरीदते भी हैं तो एक गारंटर होना ज़रूरी है, इसलिए ये एक इनमें सुविधा नहीं है। अब POI कार्ड धारक को जैसे पर्वतारोहण है, अनुसंधान कार्य या मिशनरी गतिविधियाँ कुछ हैं, ऐसे कार्य अगर करने हैं तो सरकार से विशेष अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, विशेष अनुमति लेने के बाद ही आप ये सब काम कर सकते हैं। ठीक है, PIO के बारे में इतना ही। आगे देखते हैं OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया 2005। ठीक है, OCI कार्ड धारक व्यक्ति भारत में आने जाने के लिए आजीवन वीज़ा, देखो इतना ही अंतर है। PIO में क्या है, 15 वर्ष तक का, OCI में क्या है, आजीवन। आप एक बार OCI कार्ड ले लो और आजीवन आप भारत में आ सकते हैं, जा सकते हैं। हालांकि इनका वीज़ा, इनका जो है भारत में शोध कार्य के लिए सभी है, जैसे उनका भी था इनका भी है। NRI के समान आर्थिक वित्तीय सेम है, सुविधा बराबर, लेकिन कृषि के लिए इनको भी ये भी नहीं ले सकते हैं, छोड़। ठीक है, अब ये OCI मतलब OCI कार्ड मिलता कैसे है? कार्ड तो नहीं है ये एक मतलब एक एक्ट है, 2005 में ये लागू हुआ था। ऐसा व्यक्ति जो भारतीय संविधान लागू होने के समय या उसके पश्चात कभी भी भारत का नागरिक रहा हो, भारतीय संविधान के लागू होने के समय भारतीय नागरिक बनने की योग्यता रखता हो, वह व्यक्ति जो वर्तमान में दूसरे देश का नागरिक है, परंतु भारत के किसी ऐसे क्षेत्र से संबंध रखता हो जो 15 अगस्त 1947 का भारत का अंग बन गया हो। तो ये ऐसे कुछ क्राइटेरिया हैं, इनको थोड़ा पढ़ लेना। इन योग्यताओं को धारण करने वाले व्यक्ति पुत्र पुत्री, पोता पोती, पोटा लिख दिया गलत है, पोता पोती मतलब इतना तो रिलेशन पता ही होगा, अथवा नाना नानी, दाना नाटी लिख दे, को भी OCI कार्ड जारी किया जा सकता है, परंतु उनके वैवाहिक संबंधियों को OCI कार्ड नहीं, मतलब जो शादी करने के बाद जो संबंधी बनते हैं उनको वैवाहिक संबंधी कहा जाता है, उनको नहीं दिया जाएगा, उनको ये सुविधा नहीं मिलेगी। बट उसमें क्या है, एक एक्ट ये है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान और बांग्लादेश का नागरिक रहा हो उसको कभी भी नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले माइनॉरिटीज़ को इस एक्ट के थ्रू नागरिकता दी जाएगी, और नागरिकता सिर्फ उन लोगों को ही दी जाएगी जो 2014 से पहले आए थे। तो ये 2019 में हुआ था। इसमें क्या है कि हालांकि ये तो अभी जितने भी नए लोग हैं सबको पता ही होगा क्या क्या हुआ है, शाहीन बाग धरना, ये सब देखा ही है दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, यह रजिस्टर एक खोला गया था 2013 में।
ये रजिस्टर नाम डलाने के लिए कोई भी नागरिकता संबंधी डॉक्यूमेंट दिखाकर एंट्री करवा सकते हैं। 24 मार्च 1971। तो इसके बारे में बता देता हूँ क्या था। इसमें क्या हुआ था 1971 में, देखो पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान क्या था, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान तुम्हारा क्या था, जो अभी पाकिस्तान है, और पूर्वी पाकिस्तान जो है, जो बंगाल का जो अभी जो बांग्लादेश है, वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था। तो वहाँ पे क्या है, ये लोग जो मुस्लिम हैं पाकिस्तान के, जो भी मतलब प्रेजेंट में जो वर्तमान में पाकिस्तान है, इसके जो नागरिक मतलब सेना थी वो पूर्वी पाकिस्तान में भी रहती थी। तो वो सेना के लोग जो है ना, वहाँ पे जो वहाँ की महिलाएं थीं उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करते थे, अत्याचार करते थे। एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ऑन रिकॉर्ड 30,000 महिलाओं का रेप किया गया था वहाँ के सैनिकों द्वारा। तो यहाँ के लोगों को, तो यहाँ के लोग डर के भाग कर इंडिया आ गए थे कुछ लोग, और इंडिया में रहने लगे थे। और इनको धीरे से मतलब कुछ दिन बाद नागरिकता भी मिल गई। तो वही है ये 24 मार्च 1971 से पहले जो भी बांग्लादेश इंडिया आ गए थे, वही लोग इसमें एंट्री मतलब वही लोग एनआरसी में एंट्री करवाएंगे। तो ऑन रिकॉर्ड ये 30,000 महिलाएं की रेप की बात की गई थी, लेकिन हुआ तो कितना ही हुआ होगा, कोई इसकी लिमिट नहीं है। तभी फिर 1971 में वार हुआ था। वहाँ के जो पूर्वी बांग्लादेश मतलब पूर्वी पाकिस्तान था, वहाँ से वहाँ के लोगों ने भारत से मदद मांगी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जो उस समय प्रधानमंत्री थी, तो फिर वार हुआ। उसके बाद क्या निष्कर्ष निकला, पाकिस्तान का अभिन्न हिस्सा जो था पूर्वी पाकिस्तान, उसको अलग कर दिया गया, एक नया राष्ट्र बनाया गया। तो हमारे देश में बहुत खतरनाक लीडर रहे हैं, सबका नंबर आएगा, चर्चा करेंगे सभी के बारे में। चलो तो एक बार हम जल्दी जल्दी इसका देख लेते हैं रिवीजन। तो क्या था, नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है। तो इसमें क्या है, पांच तरह की है। जन्म के आधार पर, एक वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, और विदेशी क्षेत्र को अर्जित भूमि, उसका एनआरआई बता दिया। भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईयू कार्ड बता ही दिया। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। ओसीआई मतलब थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है, इसके बारे में क्वेश्चन जल्दी जनरली नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी ओसीआई ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का सीए एनआरसी, बस इतना ही है। चलो सभी आप सभी का धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।